नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल कल जो हुआ, कल यानी कि 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो कोई सहज नहीं है और सामान्य नहीं है। दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ड्यूटी लगाई गई बिहार में। वे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे, लगातार वहां लगे हुए थे। ठीक उसी समय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व मुख्यमंत्री अपना जनाधार बढ़ाने में लगे थे, अपनी राजनीतिक जमीन को बढ़ाने में लगे थे। और जिस तरह के बयान उनके आए हैं वो मेरे लिए तो चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, वे कल अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने गृह नगर में थे, जिसे हम रसुल्लागंज के नाम से जानते थे, आजकल बहरूंदा कहते हैं उसको। वहाँ उन्होंने आदिवासी पंचायत की और इस पंचायत के मंच से उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि उनके खिलाफ एफआईआर होती है तो वे डरेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वे आदिवासियों के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। आखिर शिवराज जी को ये क्यों कहना पड़ा, आज मैं बताऊंगा। लेकिन ठीक उसी समय भोपाल में भी एक आयोजन हो रहा था, बड़ा आयोजन। 10,000 लोग बुलाए गए थे। ये बात दूसरी है कि 2,500-3,000 लोग आए, 4,000 लोग जो भी आए होंगे, मैंने कोई गिनती नहीं गिनी है। लेकिन ये आयोजन था पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। उनने अपनी माँ के नाम से जो ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट का एक आयोजन किया था। और इस आयोजन में गोपा अष्टमी के नाम से गाय को लेकर, गाय की सुरक्षा को लेकर बात की गई। लेकिन इस बहाने उमा भारती ने भी इस मंच से साफ साफ कह दिया है, चाहे जो हो जाए वे अगला चुनाव जरूर लड़ेंगी। आज हम इस पूरे मामले का राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसे समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी के पास चलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं एक मामला। आखिर शिवराज सिंह चौहान को यह क्यों कहना पड़ा कि वे आदिवासियों के लिए अपनी जान भी हथेली पर रखे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि आज से 3-4 महीने पहले जो बुधनी क्षेत्र है, वहाँ कुछ आदिवासियों के मकान इंक्रोचमेंट बताकर तोड़े गए थे। शिवराज सिंह चौहान को पता चला तो वे बरसात के बीच, कीचड़ के बीच जैसे तैसे उस गांव में पहुंचे थे और उन्होंने उन आदिवासियों की लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई के बाद में मध्य प्रदेश में एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर है आजाद सिंह डबास, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि ये शिवराज सिंह जी जो हैं, ये फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए आदिवासियों को उकसा रहे हैं। अच्छा, ऐसी चिट्ठियाँ लगातार आती रहती हैं, कोई फाइल में दब जाती हैं। लेकिन पता नहीं किस अधिकारी को क्या सूझा कि डबास की चिट्ठी पर जांच बिठा दी गई। एक अधिकारी को जांच दी तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रा जूनियर हूं, आप सीनियर को दे दीजिए। तो जब ये जांच की बात सामने आई और ये भी आया कि जांच में यदि सही पाया गया तो शिवराज जी पे एफआईआर हो सकती है, तब कल शिवराज सिंह चौहान ने, तब जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में बिजी थे, उन्होंने बाकायदा आदिवासियों की पंचायत बुला ली बहरूंदा में। उनके साथ ज़मीन पर बैठ के भोजन किया और चुनौती भी दी कि आपको जो चाहे मेरे खिलाफ कर लो, मैं इन आदिवासियों के लिए जान तक देने को तैयार हूँ। हालांकि शिवराज जी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है वो सरकार हमारी है, हम सब ने मिलकर बनाई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। ये बात भी शिवराज जी ने कहा। कोई सीएम के खिलाफ मुहिम चलाई हो ऐसा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि शिवराज जी लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं और कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे वे लगातार अखबारों की सुर्खियाँ रहते हैं। अब शिवराज जी की देखा जाए कि उमा जी भी एक्टिव हो गई हैं। उमा जी ने पिछले दिनों झांसी में कहा था कि वे झांसी में यदि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। हमने कार्यक्रम बनाया था, हमने कहा था कि उमा जी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 3 साल हैं, 3.5 साल हैं। फिलहाल उमा जी ने भोपाल में कल यहाँ तक कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए, अब ये भी नहीं कह रही कि पार्टी टिकट देगी ना देगी। आज जो अखबारों की हेडिंग है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ लाइव भाषण उमा जी का नहीं सुना है। अखबारों में हेडिंग ये छपा है कि उमा जी ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए वे अगला चुनाव जरूर लड़ेंगी। तो आज हम बात करते हैं
कि वाकई ये मध्य प्रदेश के जो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो चाहते क्या हैं और पार्टी उनके बारे में क्या सोच रही है। मैं सीधा जोड़ रहा हूँ देश के, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की धरोहर एक तरह से, क्योंकि देवश्री माली जी हर घटना पर पैनी नज़र रखते हैं और उनका विश्लेषण इतना सटीक रहता है कि जो व्यक्ति सुनता है वो सुनता चला जाता है। तो मैं जोड़ता हूँ देवश्री माली जी को। देव भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही। हेलो जी आ रही है आपकी आवाज। देव भाई, मैंने भूमिका बनाई है। अब हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री अचानक सक्रिय हैं। हालांकि शिवराज जी तो कभी निष्क्रिय रहे ही नहीं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी उनका 70% समय मध्य प्रदेश में ही व्यतीत होता है। लेकिन कल जब डॉक्टर मोहन यादव की ड्यूटी, एक तरह से कह सकते हैं उनकी जिम्मेदारी कल बिहार में थी, वहाँ चुनाव प्रचार में लगे थे, तब दो बड़े आयोजन हुए। एक सीहोर जिले में हुआ और एक भोपाल में हुआ। दोनों जिले लगे हुए हैं और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने अपने मंच से एक तरह से ललकारा। शिवराज जी ने कहा हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ FIR करो। उमा जी ने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं चुनाव लड़ूंगी। क्या निहितार्थ निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, निहितार्थ तो एकदम साफ है। जहां तक शिवराज जी की बात हम करें, सबसे बारी बारी से बात कर लेते हैं। शिवराज जी की बात करें तो शिवराज जी का मध्य प्रदेश की राजनीति में मन रचा बसा है, ये हम नहीं कह रहे, वो खुद भी कहते रहे। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आ गई, शिवराज सिंह की सरकार चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच विचार के साथ उनको राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करने के लिए उनको एक अभियान समिति का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। आपको याद होगा रवि जी। और उस समिति का जब सदस्य को बनाया गया था उनको संयोजक, तो ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश की राजनीति से अब शिवराज सिंह का काम समाप्त हो गया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी उनका देश में उपयोग करेगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब उनको जो है यहाँ से निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय का भी आपको याद होगा कि उन्होंने इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था कि वो मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जा रहा, मुझे कुछ भी बना दिया जाए मैं यही रहूंगा, मैं यही राजनीति करूंगा, यही अपना सब कुछ करूंगा। और जब अभी दोबारा से ये सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार उनके नेतृत्व में आई, लेकिन उनको नेतृत्व बाद में नहीं सौंपा गया, तो वो उस समय तो चुप चुप रह गए। हालांकि जगह धीरे धीरे करके अपनी पीड़ाएं अलग अलग रूपों, भावनात्मक रूप से व्यक्त करते रहे। लेकिन उन्होंने और सरकार ने फिर, भाजपा ने ये सोचा कि इनको लोकसभा का चुनाव लड़ा के फिर से इनको राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कर दें। लेकिन उनका वहां मन रमता बसता नहीं है। वो अपना ज्यादा कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी, जिसमें पूरे देश का काम रहता है, एक तरह से मंत्रिमंडल में तीसरे और चौथे नंबर का पोस्ट होती है, लेकिन शिवराज सिंह अपना ज्यादा समय मध्य प्रदेश में इसीलिए गुजारते हैं कि मध्य प्रदेश में उन्होंने 15 साल राज्य किया है और मध्य प्रदेश की में उनको लगता है कि उनका एक बड़ा जनाधार है और वो इस जनाधार के साथ यहाँ अपने को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जहां तक इस आपने घटना एक बात कही देव भाई, एक मिनट, आपने कहा पुनर्स्थापित करने के लिए, तो क्या फिर से वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश का? देखिए, उनका मन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देश में हर राजनेता अगर राज्य की राजनीति करता है तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है और देश की राजनीति करता है तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये हर सबकी इच्छा होती है, वो बताए या ना बताए। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो घटनाक्रम आपने बताया नसरुल्लागंज दरोदा का, वो इसलिए भी है कि इससे जिस तरह से जांच उनके खिलाफ शुरू हुई, तो उससे यह संकेत जाता है कि उनको लगता होगा कि यह संकेत जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की स्थिति काफी कमजोर है। और उनको क्या सभी को ऐसा लगता है कि बिना राज्य सरकार की जानकारी के किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो भी शिवराज सिंह जैसे मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर जांच शुरू हो जाएगी तो फिर जो है उसकी कमजोरी जाहिर हो जाएगी और उनका जनाधार तनकने लगेगा। तो इस कारण से भी शिवराज सिंह फ्रंट पर खेलने आए, जबकि वो इस नेचर के व्यक्ति हैं नहीं। अगर वो चाहते तो सीधे मुख्यमंत्री से फोन पर भी बात कर सकते थे, भले ही मुख्यमंत्री बाहर थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बाहर है या उनके आने की प्रतीक्षा कर सकते थे, कोई ऐसा निर्णय अभी हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने वही समय चुना जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं है।
और उन्होंने पंचायत आदिवासी पंचायत की, और वहां जिस तरह के ऐलान किए जो अखबारों में आए, टेलीविजन पर चल रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। इनको हम चुनौती देने वाला तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा में कोई चुनौती नहीं देता है, लेकिन अपने अस्तित्व को बताने और बचाने के लिए इस तरह की बात की जाती है जो जो भाजपा में सामान्य तौर पर वैसे भी नहीं होती है। जी रविंद्र जी। जी देव भाई, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं। जिस समय ये मकान टूटे थे और शिवराज जी उन गांव में पहुंचे थे ट्रैक्टर से, और बिल्कुल पैर उनके कह लीजिए कीचड़ में मैंने देखे थे वो, उस समय वहां से लौटने के बाद बाकायदा उन्होंने, शिवराज जी ने मोहन यादव जी से बात की थी, और मोहन यादव जी से जितनी मांगे उन्होंने रखी, वो मोहन यादव जी ने सेकंड भी नहीं लगाया। मिनट तो बहुत बड़ी बात है, शिवराज जी ने जो कहा वो आदेश जारी करा दिए थे। यानी मोहन यादव जी बिल्कुल भी टकराव के मूड में नहीं है, वे समन्वय और सहजता की राजनीति के पक्षधर रहे। शिवराज जी चूंकि अनुभवी हैं, उन्हें मालूम था। तो एक बात तो ये क्लियर है कि मोहन यादव जी, शिवराज जी ने जो कहा वो कर दिया था उसी समय। अब ये तो कोई और लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि शिवराज जी के कारण से वहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है। चलिए, फिलहाल मैं दूसरा सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आप उमा जी के बारे में, आजकल उमा जी को क्या हो गया है? यदि वाकई उनको चुनाव लड़ना है, सक्रिय राजनीति में आना है, तो क्या ये समय उचित है? क्योंकि अभी तो चुनाव में बहुत टाइम है। उमा जी के मन में क्या चल रहा होगा? आप पंडित नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन राजनीतिक पंडित तो हैं, आप पता लगा सकते हैं कि ये उमा जी अचानक कैसे एक्टिव हुई हैं, और ये जो बयान आने लगे हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं चुनाव लड़ूंगी, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए रविंद्र भाई, उमा जी का करेक्टर शिवराज सिंह के करेक्टर से जस्ट उलट है। जैसे कहते हैं ना कि एक वर्फ है और एक आग है। उमा भारती फायर ब्रांड नेता ही जानी जाती है और आक्रामकता के लिए ही जानी जाती है, लेकिन आप भी जानते हो, इतने आप उनको नजदीकी से देखते हो कि उमा भारती पिछले 20 साल से अगर हम देखेंगे तो हमेशा सही बात गलत समय पर कहती है, जो उनकी एक कमजोरी भी है। हालांकि वो इस तरह के दबाव बनाने का काम हमेशा करती है, और उसमें ज्यादातर समय पर वो सफल भी हो जाती है। वो समय होता है चुनाव के 5-6 महीने पहले, जैसे कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री पद पर से हटाया गया, शिवराज सिंह को लाया गया, तो उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, उससे चुनाव भी लड़ी और हार भी गई, और उनकी पार्टी भी सफाया हो गई। उसके बावजूद भी चूंकि वो संघ की ब्रांड एम्बेसडर रही थी, तो संघ मध्य प्रदेश में अपने व्यक्ति को खोना नहीं चाहता था, और दूसरा देश में कोई लोधी लीडर दूसरा कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास था नहीं, तो उसको भी बचा के, वोट बैंक को बचा के रखना चाहता था। इसलिए उमा भारती को न केवल वापस लाए, लेकिन इस शर्त पे लाए कि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं करेंगे। उनको झांसी से चुनाव लड़ाया, केंद्र में मंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री भी उसी पोस्ट पर बनाया गंगा अभियान में, जो जिसका सारा कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश और बाहरी राज्यों में था। लेकिन उनका मन यही तब भी बसता था और आज भी बसता है, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, और स्वाभाविक तौर पर, जैसा आपने पहले प्रश्न किया था, वो मुख्यमंत्री कोई भी बनना चाहता है। अब वो 2-3 दिन पहले उन्होंने झांसी में कहा कि मैं झांसी से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें लगा होगा कि हमने गलत कर दिया है, हमने अपना पत्ता खोल दिया है, तो रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने भोपाल में जो आयोजन किया, उस आयोजन का मकसद यही था कि वो जो पुराना वाला स्टेटमेंट है उसको ध्यान में न रखा जाए। तो वो, उनको पता है कि बीजेपी के पास लोधी लीडर नहीं है। उनको पता है कि बुंदेलखंड में वो एक धार्मिक नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करती रही है, और बीजेपी लाभ लेती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये नहीं अब शायद एहसास है कि ये बहुत पुरानी बात है। जिस लोधी वोट को वो नेतृत्व करती थी, दरअसल अब वो लोधी वोट किसी नेता के साथ न रहते हुए बहुत सारा वोट बीजेपी के साथ वैचारिक रूप से शिफ्ट हो चुका है। तो उससे उमा भारती, और आपने देखा भी होगा कि जो उमा भारती के विरोधी भी लोग थे, जिन्हें उमा भारती जिताना नहीं चाहती थी, वो भी बुंदेलखंड से जीत के आए। दूसरी बात एक और है कि अब जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में धार्मिक नेता के रूप में भी उमा भारती की वो मान्यता बची नहीं है, वो उपयोग बचा नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है, वो बीमार भी रहती है, और घूमने फिरने में उतना नहीं कर पाती। घोषित अघोषित रूप से अगर हम देखेंगे तो जो बागेश्वर धाम के संत हैं, वो जो है वहां उनका एक अच्छा स्थान ले चुके हैं। भले ही लोधी वोट बैंक उसमें अलग ना आ रहा हो,
लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक को उन्होंने शिफ्ट किया और बाकी और भी जो धार्मिक भावनाओं में रखने वाले लोग हैं उनको पोलराइज किया है। और उसके आधार पर आपने जैसे कल हमने प्रोग्राम में अपनी बात भी की थी कि उनकी एक यात्रा भी शुरू होने वाली है जो मथुरा तक जाएगी। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स करती रहती है। तो अब उमा भारती की वो स्थिति नहीं बची है और अगर वो ये अपने पत्ते चुनाव के समय पर खोलती तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ इसका लाभ होता। आज खोलने से भारतीय जनता पार्टी अपने जो और विकल्प हैं उन पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी जिनसे उमा भारती से का मुकाबला किया जा सके या उनके तेज को निस्तेज किया जा सके। दे भाई, दो छोटे छोटे सवाल हैं मेरे। पहला सवाल मेरा ये है, आज दोनों सवाल पूछ लेता हूँ, एक साथ आप जवाब दे सकते हैं, और ये अंतिम मेरा सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि उमा जी चुनाव लड़ना चाह रही है यूपी से और वो ताकत दिखा रही हैं भोपाल में, इसका जवाब चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इन दोनों की सक्रियता, इसको यदि कहें अति सक्रियता से डॉक्टर मोहन यादव की राजनीति पे, डॉक्टर मोहन यादव की राजनीति पे क्या असर पड़ता है भाई, ये और जानना चाहता हूं। अंतिम सवाल ये है कि मोहन यादव की राजनीति पर क्या फर्क पड़ना पड़ेगा। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रीति नीति है, मुझे लगता है शिवराज सिंह जी भी ये बात जानते हैं और उमा भारती जी भी ये बात जानती होंगी कि उनकी राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि थोड़ा बहुत समन्वय कराने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाए पार्टी के टेबल पर। लेकिन इससे इनकी राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी की राजनीति से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से सब कुछ तय होता है और इस निष्कंटक राज कराने की जिम्मेदारी भी शीर्ष नेतृत्व की होती है, तो वो अपने आप उससे निपटेगा सुलझेगा। अब दूसरी बात यही है कि ये जो कर क्यों रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आप अगर उमा भारती की आपने बात कही, उमा भारती ने पिछली बार भी जब उनको उत्तर प्रदेश से टिकट मिला था तो मध्य प्रदेश में भी आपको याद होगा तमाम सारे दौरे किए थे, ग्वालियर भी आई थी, जगह जगह घूमी थी। तो यहाँ अगर यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला तो कहीं से भी उनका पुनर्वास कर दिया जाए, एक छोटी सी डिमांड होगी। दूसरी, इस प्रेशर में उनके दो चार जो विधायक है या समर्थक है उनको टिकट मिल जाए। आपने देखा होगा कि हालांकि उनके विधायकों के समर्थकों की संख्या कुछ ज्यादा ही होगी, लेकिन अगर उनके कार्यक्रम की अभी तक मुझे जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ एक प्रीतम सिंह लोधी ही उसमें नजर आए, तो ये भी बताता है कि वो ये एक तरह से बार्गेन होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो गलत समय पर अपना सही बात कहती है, उनके हिसाब से ये सही बात की बात कह रहा हूं मैं, तो ये समय उनके लिए भी उचित नहीं है, राजनीतिक दिशा में भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री है नहीं, आप किससे कहना चाह रही हो, पार्टी में अगर आपको कहना है तो ये जाके दिल्ली में बात करनी चाहिए, क्योंकि उनकी चाहे अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, नड्डा जी हो, सबसे सीधी बातचीत होती है, तो ये बात वहां भी कह सकती थी, इसके लिए पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मैंने कहा ना, शिवराज सिंह जी जो निर्णय ले रहे हैं, पहली बार जब वो वहां गए थे तो निश्चित तौर पर वो निर्णय उनका सही था, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला था, उनके जिले का मामला था और अपने वोटर्स को साथ रखने के लिए उनके बीच जाना कोई राजनीतिक रूप से गलत भी नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, ये प्रतिक्रिया उनकी अधीरता का परिणाम है। उन्हें डॉक्टर मोहन यादव जी से सीधे फोन पर बातचीत करनी चाहिए थी कि ऐसी ऐसी शिकायत आई है, क्या है, इसको कैसे निपटाएंगे, जबकि हमारी आपकी बातचीत हो चुकी थी। तो ये उनकी अधीरता का परिणाम ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर देव सिनवाली जी, आपने अपने अनुभव के खजाने से इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, राजनेता कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते हैं, और जब हमने कल देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं मध्य प्रदेश में नहीं हैं और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ बड़े आयोजन कर रहे हैं, यदि वे चाहते तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते थे, उनकी उपस्थिति में भी कर सकते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी नेता अपनी मतलब उपयोगिता बनाए रखने के लिए कई बार इस तरह के आयोजन करते हैं।
हैं, एक हमें जरा अलग हमें हटके लगा कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में दो पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल और सीहोर में आयोजन कर रहे हैं। तो हमने सोचा इस पर निश्चित तौर पे वरिष्ठ जो राजनीतिक चिंतक हैं उनसे बात की जाए, और देव सिंह वाली जी ने जो बात कही है आपने गौर से सुनी। मैं निश्चित तौर पे बहुत सारे अर्थ हैं इसके। मध्य प्रदेश में आने वाली राजनीति का निश्चित तौर पे इन घटनाओं का असर जरूर पड़ेगा। अब आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।